हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने 58 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो हम यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम 59 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फ्लाई ऐश के कण विषाक्त वायु प्रदूषक है। पहला स्टेटमेंट ये है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि फ्लाई ऐश ईंटें वजन में हल्की होती है और उच्च शक्ति और स्थायित्व प्रदान करती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ही सही है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्लाई ऐश होता क्या है। तो सबसे पहले फ्लाई ऐश एक ऐसा अवशेष होता है जो गैसों के साथ वायुमंडल में क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। फ्लाई ऐश एक बहुत ही महीन पाउडर सा होता है, धूल के समान। ठीक है, जो कि हवा में बहुत ही विस्तृत रूप से फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी BOD, जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल में मौजूद कार्बनिक अपशिष्टों को विघटित करने में बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का उच्च मान जल में कम घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल करेक्ट, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा जल में कम होगी, ठीक है, तो जो हमारा BOD होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि स्तर आमतौर पर लंबे समय तक लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। तो हमारा ये 85 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। 85 डेसिबल जो है वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। ठीक है, फिर ई अपशिष्ट उत्पन्न करने के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन सा स्थान रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3rd स्थान। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पायरोलिसिस का उपयोग अधिकतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है। तो पायरोलिसिस का जो यूज़ होता है वो अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इन सीटू बायोरेमेडिएशन तकनीक नहीं है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोपाइल्स। बायोपाइल्स जो है वो इन सीटू बायोरेमेडिएशन तकनीक नहीं है। सबसे पहले ये जानते हैं कि बायोरेमेडिएशन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण के प्रदूषकों को कम विषाक्त रूपों में विघटित करने की एक प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोरेमेडिएशन कहते हैं। और अगर इन सीटू बायोरेमेडिएशन तकनीक के बारे में बात करें तो इनमें बायोवेंटिंग आता है, बायोस्पार्जिंग आता है, बायो ऑगमेंटेशन आता है। और अगर एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन तकनीक के बारे में बात करें तो उसमें लैंड फार्मिंग आता है, बायोपाइल्स आता है, बायोरिएक्टर आता है और कंपोस्टिंग आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हमने ये बचपन से पढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ज्वारनदमुख जो होता है वो विश्व भर में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है और यह सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है क्योंकि इसे स्वच्छ और समुद्री जल से उच्च मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हमारा ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ज्वारनदमुख जो होते हैं बेसिकली जल के वे निकाय होते हैं, मतलब जहाँ पर जल भरा होता है, जहाँ नदियों का ताज़ा जल और समुद्र से ज्वार द्वारा लाया गया खारा जल मिश्रित होता है। इसका खुले समुद्र से संपर्क मुक्त होता है। और ज्वारनदमुख जो होता है विश्व भर में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है। विश्व की लगभग 60% आबादी जो होती है वो ज्वारनदमुख एवं तट के किनारे ही निवास करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जीवित पादप बायोमास है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर है अपरत खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ है। ये भी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र अवसादी है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा चक्र अवसादी है। तो इसमें है सल्फर चक्र, सल्फर चक्र हमारा अवसादी है, और फास्फोरस चक्र अवसादी चक्र है, और कार्बन और नाइट्रोजन चक्र हमारा गैसीय चक्र है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है करेक्ट नहीं है। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा है, वृहद महाद्वीप के मध्य में मौजूद क्षेत्रों में अनुक्रमण जो होता है तीव्रता से घटित होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है, मतलब ये रॉन्ग नहीं है। फिर बी है, प्राथमिक अनुक्रमण उस स्थान पर पहले से बनी अच्छी तरह से विकसित मृदा पर शुरू होता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। और फिर द्वितीयक अनुक्रमण की तुलना में प्राथमिक अनुक्रमण तीव्र होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो पहली बार होगा वो धीरे धीरे होगा, और जो दूसरी बार होगा वो तेज़ी से होगा। तो दूसरी बार जब अनुक्रमण होगा तो वो तीव्रता से होगा। और प्राथमिक अनुक्रमण बेसिकली उस स्थान पर होता है जो बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पहले से कुछ ना हो। और इसमें उल्टा कह रहा है कि प्राथमिक अनुक्रमण उस स्थान पर पहले से अच्छी तरह से विकसित मृदा पर होगा। तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर है मैच द कॉलम, जिसमें लिखा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, मैच करना है। जैसे सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर क्या होता है? तो आइए जानते हैं सिल्वी कल्चर क्या होता है। सिल्वी कल्चर हम कहते हैं वन वृक्षों की खेती करने की कला। ठीक है, तो इसका जो ए है वो हमारा 4 से मैच हो जाएगा। फिर हमारा है आर्बोरी कल्चर। ओके, आर्बोरी कल्चर क्या होता है बताइए? बिल्कुल करेक्ट। विशिष्ट वृक्षों, झाड़ियों या लताओं, बारहमासी लकड़ी के पौधों की खेती, प्रबंधन एवं उसका अध्ययन आर्बोरी कल्चर कहलाता है। अब जानते हैं कि ओलेरी कल्चर क्या होता है। तो ओलेरी कल्चर में होता है कि ये सब्जी उगाने का एक ऐसा विज्ञान है जो भोजन के लिए गैर काष्ठ वाले यानी शाकाहारी पौधों की खेती से संबंधित है। ओलेरी कल्चर। ओके, फिर विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? ये तो हमने बचपन से पढ़ा है कि विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर की खेती से रिलेटेड, उसके उत्पादन, उसके स्टडी से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध लाभ के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान में है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे हमारा चाइना है, सेकंड पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और थर्ड पर हमारा इंडिया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रतून फसलों के उदाहरण है? रतून फसलों के उदाहरण, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। गन्ना जो है वो रतून फसल है, और ज्वार जो है वो रतून फसल है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम ये जान लेते हैं कि रतून फसल होता क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछना चाहिए कि मैम ये क्या होता है, मैम वो क्या होता है। वो स्टूडेंट ही क्या जो क्वेश्चन ना करे। तो चलिए आइए मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। जो रतून फसल होता है वो ऐसी फसल उगाने की पद्धति होती है जिसका पुनर्जनन काटी गई फसल की जड़ों या डंठलों से उत्पन्न होता है। बेसिकली यहाँ बोल सकते हैं कि जैसे हम गुलाब का हम जनरली दूसरे के घर से उसका डाली लाके अपने घर में लगा सकते हैं, और वो भी अच्छा गुलाब का एक पौधा बन जाता है। तो बेसिकली गुलाब का पौधा भी हमारा हो गया रतून फसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच दो कॉलम में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान को कौन से स्टेट में है उससे मैच करना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। ये एकदम इजी है, इसको आपको पूरा आपके इंडिया में जितना नेशनल पार्क है एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हेमिस नेशनल पार्क तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये लद्दाख में है। ठीक है, फिर है ग्यालाथिया राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारा अंडमान निकोबार में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा असम में है। फिर है सिम्बल बारा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। अब आइए मैच कर लेते हैं कि कौन सा सही आंसर है। सबसे पहले ए का मैंने बोला था कि लद्दाख में है, ए का 4 हमारा इसमें है और इसमें है। तो बी का देख लेते हैं, बी का 2, मतलब सी भी देखना पड़ेगा। देहिंग पटकाई असम में है, देहिंग पटकाई कहाँ है? असम में, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोरियल वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो बोरियल वन मृदा की विशेषताओं मोटी पॉडजोल है। ठीक है, और यह खनिज कुशल है।
फिर अगला स्टेटमेंट है कि बोरियल वन की उत्पादकता और सामुदायिक स्थिरता किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक होती है। तो बेसिकली बात यह है कि जो बोरियल वन होते हैं वो हम जनरली शंकुधारी वन को कहते हैं। ठीक है, शंकुधारी वन की बात यह है कि शंकुधारी वन में क्या होता है, खनिज नहीं पाया जाता, तो ये तो हमारा ऑलरेडी गलत हो गया। फिर है बोरियल वन की उत्पादकता एवं सामुदायिक स्थिरता किसी भी अन्य, ये बिल्कुल गलत है। बोरियल वन शंकु वन जो होते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से जो वन होते हैं, देखिए आप इस तरह के वन, ये हमारा शंकु वन है। और शंकु वन जनरली पाया जाता है हमारा ध्रुवों की ओर, मतलब नॉर्थ साइड और साउथ साइड में ध्रुव जो है उस ओर पाया जाता है। और शंकु वन जनरली बर्फीले जगह पर पाया जाता है, और बर्फीले जगह पर जैव विविधता कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दैम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैनग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आइए पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। मैनग्रोव तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनोखा प्रकार होता है जो केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। फिर अगला हमारा बोल रहा है कि वे एनारोबिक मिट्टी की स्थिति में श्वसन समस्याओं को दूर करने के लिए न्यूमेटोफोर उत्पन्न करते हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत के मैनग्रोव कवर का वृहद हिस्सा है, और इसमें से हमें बताना है कि सही नहीं है। तो हमारा जो ए है वो भी सही नहीं है और हमारा सी भी सही नहीं है, सिर्फ हमारा बी सही है, मतलब करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। तो ये हमारा हो जाएगा बेगूसराय, भारत। ठीक है, ये हमारा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है दुनिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता या संधि कानूनी रूप से क्या है, बाध्यकारी नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बाध्यकारी नहीं है। पहले एक बार जान लेते हैं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो क्या है। तो ओजोन परत को क्षरण वाले पदार्थों पर कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में क्या किया गया था, अपनाया गया था। सरकारें तब तक कानूनी रूप से इसके लिए बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। बाकी जो हमारा जैविक विविधता पर अभी समय है वो बाध्यकारी है। प्रवासी प्रजातियों पर अभी समय बाध्यकारी है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय हमारा बाध्यकारी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंतिम तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इससे सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। ठीक है, ये हमारा आया था 1962 में। ठीक है, तो आपको अगर एक भी पता होगा तो आप आंसर ला सकते हैं इसका। आपको देखना है कि ऑप्शन में 4 पहले किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें सारा डेट याद होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में एक बार आप ये ट्रिक जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 1986 में, 1986। फिर भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट हमारा है 1998 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण हमारा 2003 में। इसे आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन घटना का वर्ष सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन हमारा हुआ था 1973 में। ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसका नेतृत्व किसने किया था चिपको आंदोलन का, हमने बचपन से पढ़ा है, सुंदर लाल बहुगुणा और गौरा देवी ने किया था। ठीक है, जिसमें से हम लोग जानते हैं सुंदर लाल बहुगुणा को हम सब जानते हैं, गौरा देवी को कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। फिर है नर्मदा देवी बचाओ, तो ये हमारा 1985 में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट मैच है। साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट जो हुआ था ये हमारा हुआ था 1980 में, मतलब ये हमारा जो है ये रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बाघों के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसका। पहला है, भारत में वर्तमान में विश्व की जंगली बाघ आबादी का लगभग 75% हिस्सा है। दूसरा है, भारत में सर्वाधिक बाघ आबादी कर्नाटक में है, उसके बाद उत्तराखंड में। तीसरा है, जिम कॉर्बेट बाघ में भारत में बाघों की जो आबादी का घनत्व सबसे अधिक है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर बाघ एवं उसके शिकार की सुरक्षा के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारत में जो बाघ की आबादी है वो हमें भी पता है कि वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी के लिए आप इम्पॉर्टेंट एक और तथ्य नोट कर लीजिए कि वैश्विक बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है? तो चलिए आइए देखते हैं। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है कि यह केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये केंद्र क्षेत्रक योजना नहीं बल्कि केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, जिसमें कि मैदानी क्षेत्रों के लिए आपको पता होगा कि केंद्र और राज्य का जो रेशियो है लागत का वो हमारा 60:40 है, और जब हमारा पहाड़ी राज्यों के लिए लिया जाएगा तो वो हमारा 90:10 है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है? तो चलिए आइए देखते हैं। पहला तो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना हिंडन के तटों को सुंदर बनाने के लिए 3.72 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाई गई है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य खेती के लिए खेतों में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना भी है, ये भी सही हो जाएगा, यानी बोथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है हमारा बोथ बी। फिर केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान जो है वो हम कहाँ स्थित है? तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट, उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो हमारा है सारस क्रेन। ठीक है, फिर है एग्रो वर्ल्ड 2025 में शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होने जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र बराबर होगा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर है, सुश्रुत जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? बताइए कब मनाई जाती है? बिल्कुल करेक्ट, 15 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी। फिर है, जीएसटी दिवस पहली बार निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया गया था? तो 1 जुलाई 2018 को, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने डेयरी कृषि जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य एवं पर्यटक के क्षेत्र में छात्रों के शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ, ऑप्शन नंबर ए। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या से निकाय गठित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं। मीना माता रोग जो है वो किसके कारण होता है? हमारा क्वेश्चन है, मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो ये हमारा पारा के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक एक संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। ट्रैफिक किससे रिलेटेड है? तो यह विश्वव्यापी कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना, तो चले आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है हल्दीर चार द्वीप। हल्दीर चार द्वीप जो है हमारे पश्चिम बंगाल में, ये सही है।
फिर है गंधमादन पहाड़ी, गंधमादन पहाड़ी उड़ीसा में है, सही है। फिर है तुंगक्योंग ढो, तुंगक्योंग ढो जो है ये हमारा गलत हो जाता है क्योंकि ये हमारा सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। 2 बार मेरे साथ बोलिए, तुंगक्योंग ढो कहाँ है? जैव विविधता विरासत स्थल सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। फिर है ल्यागो, ल्यागो ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ये सब सुमेलित है, सिर्फ ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब कीस्टोन प्रजाति क्या होती है ये जान लेते हैं। कीस्टोन प्रजाति, तो कीस्टोन प्रजाति बेसिकली बात किया जाए तो यह वे प्रजाति होती हैं जो किसी भी पर्यावरण में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने पर कम से कम एक या अन्य प्रजाति की संख्या को महत्वपूर्ण रूप से क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, है ना। मतलब बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ प्रजातियों को उस पारिस्थितिकी तंत्र में कई अन्य प्रजातियों की उपस्थिति का निर्धारण करने में इस प्रजाति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेसिकली बात किया जाए तो हमारा बाघ, शेर, मगरमच्छ, हाथी ये सभी हमारे कीस्टोन प्रजाति होता है। क्यों? क्योंकि वे अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सभी जानवरों की आबादी को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। अब तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। यदि प्रमुख प्रजातियां नष्ट हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप समस्त पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होगा? क्षरण होगा। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। मगरमच्छों, हाथियों को मुख्य प्रजाति माना जाता है क्योंकि वे अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जानवरों की आबादी को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लंग डिजीज के नाम से जाना जाता है? ब्लैक लंग डिजीज, बताइए ब्लैक लंग डिजीज क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट, ब्लैक लंग डिजीज जो होता है वो हमारा होता है न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी न्यूमोकोनियोसिस। ये कब होता है? कोयला, जो मतलब कोयला का जब खनन होता है, ठीक है, तो फेफड़े में क्या होता है? कोयला का धूल जमा हो जाता है और उस कारण से फेफड़ों में गंभीर बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैच द कॉलम हमारा इस क्वेश्चन में है जिसमें पहले रसायन है और सेकंड में हमारा एक्सपोजर का स्रोत है। तो कैडमियम जो है वो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैटरीज में भी किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मिश्र धातु में भी होता है, लेकिन यहाँ पर कीटनाशक में होता है। फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है उस नक्काशी के लिए यूज़ होता है। फिर हमारा मरकरी है, मरकरी हमारा यूज़ होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, हमने पढ़ा है ये। फिर लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड हमारा सिरेमिक के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो आइए पढ़ लेते हैं पहले स्टेटमेंट को कि बायोएसेज का उपयोग वन्य जीवों की आनुवांशिक विविधता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। शत्रु प्रजातियों का संरक्षण स्वचालित रूप से अन्य प्रजातियों तक विस्तृत हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या जानना है कि बायोएसेज होता क्या है? तो बायोएसेज एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें जीवों का उपयोग किसी भी अन्य भौतिक कारक, रासायनिक कारक या किसी अन्य प्रकार की पारिस्थितिकी गड़बड़ी की उपस्थिति या प्रभाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रदूषण अध्ययनों में वो बहुत आम होते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी नहीं है? तो हमारा असमतापी और समतापी क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ, समतापी एक ऐसा शब्द है जो जानवरों की प्रजातियों का वर्णन करता है जिसके रक्त का जो तापमान होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है, वो हमारा समतापी होता है और बेसिकली चयापचय की प्रक्रिया को संपूर्ण कराता है। उदाहरण के लिए स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी होते हैं और जितने भी पक्षी होते हैं वो हमारा क्या होते हैं? समतापी यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अक्सर उन जानवरों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए चयापचय क्रियाओं का उपयोग ही नहीं करते, जैसे कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, फिशेज होती हैं वो। तो असमतापी इनमें से कौन नहीं है? बिल्कुल सही, स्तनधारी, क्योंकि मैंने अभी बताया जो स्तनधारी होगा वो हमारा क्या होगा? स्तनधारी हमारा समतापी होते हैं। स्तनधारी क्या होते हैं? समतापी होते हैं, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कानून राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्र में आता है? तो जैव विविधता अधिनियम 2002, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, फिर है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता है। फिर स्टॉकहोम अभिसमय के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है। तो स्टॉकहोम संधि जो है वो ग्रीन हाउस से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, स्टॉकहोम संधि जो है वो हमारा 2004 में लागू हुआ था और ये बेसिकली स्थायी जैविक प्रदूषक जो होते हैं उससे बचाने के लिए एक जैविक संधि है। तो हमारा फर्स्ट तो गलत हो गया और सेकंड पढ़ते हैं, वैश्विक पर्यावरण सुविधा स्टॉकहोम अभिसमय के लिए अंतरम वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल करेक्ट, बी सही है, यानी ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हमारा नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर मैच द कॉलम है। सबसे पहले पवित्र वन के लिए स्थानीय शब्द जैसे जोगमाया, देवराय, सावित्री बीतन और देवराई, और इसे मैच किससे करना है? आइए देखते हैं। इसे राज्य से मैच करना है कि वे सब कहाँ हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये दूसरे पेज में, इसलिए पहले यही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत वैसे इजी भी है। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि जो नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व है वो हमारा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी मैं बता देती हूँ, वो हमारा उड़ीसा में है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में है। कवल टाइगर रिजर्व है हमारा तेलंगाना में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? तो ये हमारा हो जाएगा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, जो आंध्र प्रदेश में है। ये लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। शुभ रात्रि।